हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिना एक्सक्यूज़ दिए अपनी मेहनत से आप कैसे लाइफ में सक्सेस पा सकते हो। पर दोस्तों, आखिर हम इंसान हैं और जब असफलता मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है। और कई लोग तो मेहनत करना भी छोड़ देते हैं कि बस बहुत हुआ, अब नहीं, जो है सब ठीक है, शायद यही मेरी किस्मत है, ये सोच लेते हैं। इस वक्त हमें एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसे छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। तभी आप उसकी तरफ फोकस कर पाओगे। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की स्टोरी कुछ ऐसा ही मैसेज देने वाली है आपको, जो आपको लाइफ में सही डायरेक्शन, डिसीजन और खुद पर विश्वास करना सिखाएगी। तो चलिए बिना देरी के हाफ सीए की स्टोरी को शॉर्ट में देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नीरज भैया से, जो एक सीए के स्टूडेंट है और उसका सेकेंड अटेम्प्ट रहता है। और उनको यही लगता है कि इस बार वो क्लियर कर लेंगे। और रिजल्ट का दिन रहता है। काफ़ी नर्वस फील करते हैं। साथ ही वो एक कंपनी में आर्टिकलशिप पर रहते हैं। तभी एक बूढ़ा इंसान वहाँ आता है और अपनी तकलीफ बताता है, जो एक सीए ही सॉल्व कर सकता है। और नीरज उसके पास जाता है, पर उसको कोई कॉल आ रहा होता है। दरअसल ये रिजल्ट के बारे में था, इसलिए उस इंसान को बाद में आने के लिए बोलता है। और पता चलता है कि वो इस साल भी सीए क्लियर नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ एक लड़की आर्ची है, जो 12th के एग्ज़ाम को दे रही है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो एक सीए बनेगी। साथ ही उसका फ्रेंड विशाल भी रेडी हो जाता है। वो दोनों बचपन से ही साथ हैं और बेस्ट फ्रेंड हैं। अब कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम होता है। सभी लोग खुश रहते हैं, पर आर्ची को सीए की कोचिंग क्लास ज्वाइन करना रहता है। उसकी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव रहती है और उसके सीए के फैसले को सही मानती है। अब 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो एक कोचिंग को ज्वाइन करती है और यहाँ उसको बताया जाता है कि सीए एग्ज़ाम पास करना कितना टफ है। पहले सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम, फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, फिर 3 साल का आर्टिकलशिप और फिर लास्ट में फाइनल अटेम्प्ट दे सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन से निकल कर जॉब के साथ फाइनल एग्ज़ाम देना, जिसमें सिर्फ 3 से 5% ही ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट पास हो पाते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी में सीए को कोई भी पहचान नहीं होती है, बस अपने नाम के आगे सीए लगाने का हक होता है। ये सब सुनकर आर्ची काफ़ी घबरा जाती है। साथ ही उसे पता चलता है कि सीए के पेपर में सिलेबस भी चेंज हो गए हैं और उसे मैथ्स से बहुत डर लगता था। लेकिन ये सब के बावजूद आर्ची सीए के लिए प्रिपेयर करती है। इधर नीरज अपने रिजल्ट से खुश नहीं था, तो अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डालता है। पर उसका फ्रेंड पूछता है कि अगर रीचेकिंग में भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो क्या करोगे। मुझे तो 2 अटेम्प्ट में ही पता चल गया था कि मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो नीरज सरोज रामचंद्र का एग्जाम्पल देता है कि उन्होंने 59 की एज में सीए क्लियर किया था। मैं भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, वो अपने पापा की चिक चिक से निकलना चाहता था, क्योंकि नीरज के पिता उसके सीए की प्रिपरेशन से तंग आ गए थे। वो चाहते हैं कि वो उनके बिजनेस में उसके साथ काम करे, उनके शॉप में बैठे, क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। और ये सब की बहस आए दिन नीरज और उसके पिता में होते रहती थी। पर नीरज अपने पापा को कहता है कि कम से कम मेरे पास लाइफ में कोई एम तो है। मैं दूसरे लड़कों की तरह टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, जिनको कुछ पता नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है। आपको पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी एग्ज़ाम के लिए। अब इधर आर्ची मेहनत से सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम पास कर लेती है। साथ ही विशाल भी पास हो जाता है। इधर नीरज अब मुंबई जाकर तैयारी करना चाहता है और नासिक से आर्टिकलशिप को छोड़ देता है। इधर आर्ची के कोचिंग में मॉक टेस्ट होता है और वो फेल हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती है। और इसी परेशानी में वो नीरज भैया से मिलती है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते थे। बातों बातों में नीरज को कुछ याद आता है और वो वही इंसान के घर जाता है जो उसके पास हेल्प के लिए आया था। और नीरज फाइनली उसकी हेल्प करता है, जिससे उसे कोई भी इंटरेस्ट मनी गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करनी होती है। इससे वो काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इनकी मदद कोई नहीं कर रहा था। ये सब आर्ची देख रही थी। नीरज कहता है, पता है उनको मेरा नाम भी पता नहीं। मतलब इस सोसाइटी में सीए की ज़रूरत बड़े से बड़े कंपनी से लेकर छोटे से छोटे आदमी को होती है कि वो अपनी मेहनत की कमाई का क्या करे। सबको हमारी ज़रूरत है। हम फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, आईटीआर फाइल करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान और भी बहुत कुछ। हम लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में, और इसलिए मुझे सीए बनना है और इसके लिए हार मत मानो। ये सब बातों का आर्ची पर बहुत असर होता है और साथ ही उसका डाउट भी क्लियर हो जाता है कि सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सीए करने के लिए रेडी हो जाती है और उसे समझ आता है कि सीए करने की जर्नी में गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं है। इधर नीरज जब मुंबई के लिए निकल रहा होता है, उसके पिता पूछते हैं, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो क्या करोगे। वो बोलता है, जैसे जा रहा हूँ वैसे ही वापस आकर अगले ही दिन दुकान में बैठ जाऊँगा। और वो मुंबई के लिए निकल पड़ता है।
इधर आर्ची भी ग्रेजुएशन और सीए की प्रिपरेशन के लिए मुंबई जाने की तैयारी में रहती है। साथ में विशाल भी रेडी हो जाता है और दोनों भी नासिक से मुंबई के लिए घर से दूर निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचकर आर्ची को कुछ अच्छा नहीं लगता है। छोटा सा कमरा, गंदा खाना और हर जगह भीड़ ही भीड़ लोगों की। और जिस कोचिंग में वो पढ़ने वाली थी वो वहाँ से काफ़ी दूर रहता है। विशाल उसे लोकल ट्रेन से जाने के लिए बोलता है, पर आर्ची को लोकल ट्रेन से बहुत डर लगता है। उसने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी और चलती ट्रेन में चढ़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फाइनली वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कहीं पास में ही कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे। पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर में ट्राई करने पर भी कोई कोचिंग उनको नहीं जम रहा था। दूसरी तरफ ग्रेजुएशन के लिए जिस कॉलेज में एडमिशन उनका होता है उस कॉलेज का कैंपस काफ़ी छोटा होता है, जिससे आर्ची और विशाल काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सा कॉलेज कैंपस एक्सपेक्ट किया था और वहाँ के टीचर की पढ़ाई भी बेकार होती है। वहाँ उसे तेजस मिलता है जो उसके ही क्लास में पढ़ता है। वो बताता है कि बच्चे कॉलेज में आते ही नहीं हैं, इसलिए क्या करोगे कैंपस का, बस एंजॉय करो कॉलेज लाइफ। और आर्ची तो सीए की पढ़ाई कर रही थी, जहाँ कॉलेज लाइफ जैसी कोई चीज ही नहीं थी। फिर उसके सोसाइटी का एक लड़का मिलता है, पार्थ, और उससे पूछने पर पता चलता है कि वही कोचिंग सेंटर अच्छा है जिसमें वो दोनों जाने से डर रहे हैं, दूर होने की वजह से। इधर नीरज भी मुंबई में एक कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेता है, जहाँ और भी सीए एस्पिरेंट होते हैं जो नीरज से भी ज़्यादा सालों से सीए क्लियर करने की कोशिश में है। जब नीरज उनसे पूछता है कि 8 सालों से आप कैसे ट्राई कर रहे हो, मैं 3 साल में ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। वो बताता है कि सीए क्लियर करने पर कोई नहीं पूछता कि कितने साल लगे, बस क्लियर होना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है, बस नाम के आगे सीए चाहिए बस। इधर फाइनली एक दिन आर्ची और विशाल ऑटो पकड़कर कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको वहाँ के टीचर श्रीधर सर मिलते हैं जो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं और उनका पढ़ाने का स्टाइल भी काफ़ी अच्छा होता है। और वो स्टूडेंट को बता रहे होते हैं कि सीए का काम सिर्फ पैसा बचाना नहीं, कमाना भी होता है। जैसे ऑटो की जगह लोकल ट्रेन से सफर करना, वड़ा पाव खा लिया, ये सब, मतलब अपने पैसे को बचा लिया अपने खर्च से। दूसरी तरफ जैसे हर प्रोडक्ट के वैल्यू में ओवरहेड एक्सपेंस जोड़े जाते हैं, वैसे ही सीए की पढ़ाई में ओवरहेड एक्सपेंस के बिना अधूरी है। वो बताते हैं कि लाइफ में खर्चा तो आप कर रहे हो, पर ओवरहेड एक्सपेंस जैसे घर से दूर, मम्मी पापा के बिना रहना, गंदा खाना खाना वगैरह वगैरह, सब लाइफ की ओवरहेड एक्सपेंस है जो कि आप सबको लगाना पड़ेगा, तभी एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन के निकलोगे। मतलब लाइफ में हर मुश्किल को झेल के ही एक सफल सीए बनोगे। आर्ची इस टीचर से काफी इंप्रेस होती है और कोचिंग ज्वाइन कर लेती है और आगे से लोकल से ही जाने का फैसला करती है और फाइनली उसका डर भी निकल जाता है। कोचिंग सेंटर में अब वो स्टूडेंट ही रह जाते हैं जिसने सीए के पहले पड़ाव का एग्जाम क्लियर कर लिया है। आर्ची भी एग्जाम क्लियर कर लेती है। अब सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना था। श्रीधर सर बताते हैं कि सीए का पहला पड़ाव तो कुछ भी नहीं था, अभी और भी मुश्किल होने वाली है, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप को एक साथ दे सकते हैं या अलग अलग भी दे सकते हैं। आर्ची तो एग्जाम पास कर चुकी थी और विशाल इस बार फेल हो गया था, जिसके लिए विशाल प्रिपेयर नहीं था, ना आर्ची थी। विशाल को बहुत अफसोस होता है और दुख होता है कि वो आर्ची से पीछे रह गया। आर्ची उसके पास आती है पर वो इतना अपसेट था कि ठीक से बात नहीं करता और पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करता है। इधर नीरज कंपनी में छुट्टी के लिए बॉस से बात करता है क्योंकि एग्जाम नज़दीक थे, और उसका बॉस छुट्टी देने से इनकार कर देता है और कहता है लास्ट ईयर भी तो तैयारी की थी ना, नया क्या करना है, ये सब नहीं चलेगा। और नहीं तो उसे छुट्टी के दिन भी ऑफिस आना पड़ता है, जिससे वो कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। आर्ची भी स्कूल में छुट्टी की एप्लीकेशन देने जाती है, तभी उसकी मुलाकात तेजस से होती है और वो उसे बताता है कि कॉलेज में फेस्ट होने वाला है और आर्ची को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, क्योंकि फेस्ट ही एक जरिया है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ये सब एक याद बनकर रह जाती है। आर्ची भी सोचती है तेजस सही बोल रहा है और वो उसे ज्वाइन कर लेती है, पर उसे एहसास होता है कि उसके कोचिंग क्लास मिस होते जा रहे हैं। फिर काफ़ी दिनों बाद वो जब कोचिंग क्लास जाती है, पार्थ उससे बताता है कि उसने काफ़ी कुछ मिस कर दिया और वो सभी बच्चों से अपने को पीछे पाती है। वो किसी भी आंसर का जवाब नहीं दे पा रही थी और उसे लगता है कि उसने तेजस की बात मानकर गलती कर दी और वो सबसे पीछे हो गई है। ये सब के बाद जब वो घर आती है, विशाल उसके पास आता है, पर उसका मूड ऑफ रहता है और उसे बाद में आने के लिए बोलती है। पर विशाल ऑलरेडी परेशान था एग्जाम में फेल होने की वजह से, और उसे पढ़ाई में भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आर्ची अब उसे पढ़ाना छोड़ चुकी थी और एक मन से वो कॉलेज फेस्ट में ही बिजी थी। इसी वजह से विशाल और आर्ची में बहस होने लगती है। विशाल कहता है तूने मुझे नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हुआ। आर्ची कहती है तू खुद नहीं पढ़ता इसलिए फेल हुआ, और हर वक्त मैं जो करती आई हूँ वही तुझे क्यों करना रहता है, क्यों तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है क्या। और विशाल को यह सब बहुत हर्ट होता है और वो कहीं चला जाता है। फिर आर्ची नीरज से मिलती है और उसे बताती है कि ये सीए का कोर्स बकवास है, इसमें लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं है और रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। फिर नीरज उसे समझाते हैं कि लाइफ में डिस्ट्रैक्शन के साथ हम कोई भी
टफ एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते, खासकर सीए जैसा टफ एग्ज़ाम। तो हमें लाइफ की डिस्ट्रैक्शन से बचना ज़रूरी है और आगे बढ़ते रहना है। तभी विशाल आता है और आर्ची को बताता है कि उसने सीए छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि सीए उसके लिए नहीं है। आर्ची सोचती है ये सब उसकी वजह से वो कह रहा है, पर ऐसा नहीं था। विशाल समझ चुका था कि वो जिस रास्ते चल रहा है उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा और सही टाइम पर सही डिसीजन लेना भी जरूरी है। नीरज भी अपने बॉस को जॉब पर आने से मना कर देता है और पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने की कोशिश करता है। अब नीरज सीए फाइनल के एग्ज़ाम देता है और कोचिंग में श्रीधर सर जब सबसे पूछते हैं कि कौन कौन एक साथ सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आर्ची भी पार्थ को देखकर हाथ उठा लेती है। पर सर जब उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती है, जिससे वो काफ़ी एम्बेरस फील करती है अपने पूरे क्लास में और काफ़ी कंफ्यूज रहती है कि क्या करें, क्योंकि एक साथ दोनों ग्रुप में 8 एग्ज़ाम थे जिसमें 50% मार्क्स लाने ज़रूरी थे और 8 एग्ज़ाम क्लियर करना ही एक टास्क था और नहीं क्लियर किया तो फिर से एग्ज़ाम मतलब 6 मंथ वेट और पूरा साल बर्बाद। आर्ची फिर नीरज से मिलती है और नीरज उसको फिर मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकती हो, पर विशाल बोलता है कि इसमें सिर्फ 10 से 12% ही बच्चे पास होते हैं। पर नीरज बोलता है उस 12% में आर्ची क्यों नहीं आ सकती और आर्ची का हौसला बढ़ाते हैं। फिर क्या था, आर्ची पार्थ से आगे रहने की कोशिश में रहती है, उसके सीट पर आगे बैठना स्टार्ट कर देती है। पार्थ को बताती है कि मैंने तो सारे सिलेबस ख़त्म कर दिए, और जब मॉक टेस्ट होता है आर्ची उसमें फेल हो जाती है, जिससे वो पार्थ से बात नहीं करती है। पर श्रीधर सर आर्ची को नोटिस कर रहे थे कि वो पार्थ को फॉलो कर रही है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश में है, तो उसे रोक कर बोलते हैं कि कल तुम इस एड्रेस पर सुबह आ जाना। आर्ची को सर ने ट्रैकिंग करने के लिए बुलाया होता है और आर्ची और विशाल श्रीधर सर के साथ ट्रैकिंग करके जब एंड पॉइंट पर आते हैं, श्रीधर सर निराश होते हैं कि हम सबसे लास्ट पहुंचे, सभी लोग बहुत पहले ही आ गए थे। पर आर्ची कहती है सर ये तो ट्रैकिंग थी, इसमें क्या फर्स्ट और लास्ट। श्रीधर सर ने दरअसल आर्ची को कुछ समझाने के लिए ट्रैक पर बुलाया था। वो बोलते हैं यस, मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि सीए पास करने के बाद तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए या कितना अटेम्प्ट में क्लियर किया तुमने। सभी लोग पास होने की बधाई देंगे तुम्हें, सभी खुशी मनाएंगे। तो क्यों पार्थ के साथ रेस लगा रही हो, वो भी तुम्हें एक दिन सेम जगह मिलने वाला है। किसी से कंपटीशन करने से अच्छा खुद से पूछो तुम्हें क्या करना है, कितना करना है। फिर आर्ची को ये रियलाइज होता है कि अगर कोई तुमसे बोले कि तुम ये नहीं कर सकते हो तो उसे ईगो में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी वह इंसान सही भी होता है और लाइफ में ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं पर साथ ये बताते भी हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस लाइफ में कंसिस्टेंट अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए, इससे एक दिन इंसान अपने मुकाम पर जरूर पहुंचता है। इधर नीरज को पता चलता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है और काफ़ी अपसेट रहता है और निराश होकर अपने घर लौट जाता है, जैसे अपने पापा को उसने बोला था। इधर आर्ची नीरज को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहती है पर उसके कॉल को वो जवाब नहीं दे रहा था और नीरज अपने पापा की दुकान को संभालना स्टार्ट कर देता है। उसके शॉप में आते ही उसने शॉप को पूरा संभालना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो कस्टमर को टैक्स की एडवाइस भी दे दिया करता था, जिससे कस्टमर और उसके पापा बहुत खुश रहते हैं। इधर आर्ची भी पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाती है और विशाल सीओ को छोड़कर कॉलेज की फेस्ट में एक्टिंग करके बहुत खुश रहता है। पर आर्ची नीरज को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो भी उसका रिजल्ट जानना चाहती थी। और फाइनली नीरज आर्ची की फ़ोन उठा लेता है। आर्ची को कुछ भी डाउट हो तो वो नीरज से ही पूछती थी और हमेशा से सलाह लेते आई थी, बट इस बार वो एग्ज़ाम से डर रही थी तो नीरज उससे सिर्फ ऑल द बेस्ट बोलते हैं और आर्ची टेंशन में रहती है कि वो हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं पर इस बार कुछ बोल नहीं रहे हैं। नीरज अपने रिश्तेदारों से परेशान था, वो उनको यही बोलते हैं कि तुमने सही किया सीए छोड़ के, देखो तुम्हारे पापा कितने सुकून से लाइफ जी रहे हैं। और नीरज ये सबसे परेशान रहता था, इसलिए आर्ची को कहता है कि लाइफ में जो ज्ञान देते हैं वो सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए तुम ज़रूर कुछ करना, मेरी तरह ज्ञान मत देना सिर्फ। और ऑल द बेस्ट बोलकर फ़ोन काट देते हैं। आर्ची बहुत मेहनत के बाद एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर देती है। एग्ज़ाम के दौरान उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है, वो उसे सुधारने की कोशिश करती है पर वो एग्ज़ाम में इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि वो कुछ कर नहीं पाती है। बहुत कोशिशों के बाद एग्ज़ाम का टाइम निकल जाता है और वो अपने आप पर बहुत गुस्सा होती है कि एग्ज़ाम में मुझे क्या हो गया, मैं क्यों नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाई, और बहुत निराश होती है। इधर नीरज भी अपने सीए की सारी बुक को रद्दी में बेच देता है पर नीरज के पापा नीरज की हालत को समझते हैं और उससे पहली बार अच्छे से बात करते हैं और बोलते हैं मुझे कोई खुशी नहीं होती है कि तुम मेरे साथ शॉप में साथ बैठो। मुझे नहीं पता कि सीए कितना ज़रूरी है पर मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता।
और मैं भी एक बार चांस लेना चाहता हूँ। और उसको सारी बुक दे देते हैं जो उसने रद्दी वालों को दिया था और बोलते हैं कि तुम कल से ही दुकान मत आना और मुंबई चले जाओ, इस बार अपने नाम के आगे सीए लगा के ही आना। अब पार्थ आर्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। विशाल बताता है कि वो नहीं बात करेगी, वो बिल्कुल निराश हो चुकी है। फिर पार्थ आर्ची के घर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और आर्ची बताती है कि वो सीए छोड़ रही है, अब उसे अब ये सब नहीं होगा। वो बताती है कि उसने 10 बार क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक बार भी वो गलत नहीं हुई और एग्जाम में उसे पता होके भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिमाग सुन्न हो गया था। तो अब क्या करें, इतनी मेहनत के बाद भी ये हाल है तो सेल्फ रिस्पेक्ट, पेशेंस, होप की भी कोई लिमिट होती है। और फिर पार्थ को जाने के लिए बोलती है। वो बहुत अपसेट रहती है अपने आप से, पर पार्थ से पूछती है कि वो उसकी जगह रहता तो क्या करता। फिर पार्थ बताता है कि सत्यम कंपनी जब डूब गई थी उसमें उसके पापा ने भी सारे शेयर्स लगाए थे और उसके पापा पूरी तरह रोड पर आ गए थे। उस वक्त सिर्फ वो 5 साल का ही था। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया और जब वो बड़ा हुआ तो यही सोचता था कि शायद पापा ने किसी और से बात कर ली होती और कोई उनको बोलता कि डोंट गिव अप तो शायद वो जिंदा होती। उनको बताने वाला कोई नहीं था कि फिर से ट्राई कर सकते हो और सत्यम कंपनी जैसे स्कैम को कौन बचाएगा, हम सीए ही ना। तो मैंने तभी ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे सीए बनना है ताकि दूसरा पार्थ ना बने। मैं भी तुम्हारी तरह फेल होता तो मुझे भी बहुत दुख होता, पर मैं फिर से एग्जाम अटेम्प्ट देता, मैं फिर से तैयारी करता और हो सकता है मैं भी पास ना हो इस बार, पर मैं फिर से दूंगा एग्जाम। और जब तक एग्जाम दूंगा जब तक मैं पास नहीं हो जाऊं। पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की लिमिट होगी लाइफ में, पर होप अनलिमिटेड होती है लाइफ में और होप को लाइफ में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये बोलकर वो चला जाता है। इधर नीरज भी अपने पापा के शॉप से निकलकर बहुत रिलैक्स फील कर रहा था और आर्ची भी नेक्स्ट एग्जाम को देने के लिए एग्जाम हॉल में आती है और उसने सीए ड्रॉप करने का इरादा भी छोड़ दिया होता है। मतलब वो आगे सीए की एग्जाम क्लियर जरूर करेगी और इसके साथ ही ये स्टोरी खत्म हो जाती। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल मोमेंट्स हैं और लाइफ में डिसीजन लेने से लेकर हार नहीं मानना चाहिए ये बताती है। और आपको ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मूवी स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।